हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 जिसमें हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कोई सा भी बोर्ड हो गाइस, इस लॉ के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उन्हें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लॉ डायरेक्टली डिराइव करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ 4-5 बातें बता देता हूं ताकि जब मैं आपको इसका स्टेटमेंट और डेरिवेशन वापस से जब लिखूंगा और करवाऊंगा तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको उससे पहले कोई 4-5 बातें समझना होगी। मान लीजिए दोस्तों अपने पास कोई दो चार्ज बॉडीज है, ठीक है, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज मैंने मान लिया Q1 और इसके ऊपर चार्ज मान लिया मैंने Q2। अगर इन दोनों बॉडी पर सेम टाइप का चार्ज हो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बॉडी इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स Q1 के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा और Q2 के ऊपर फोर्स राइट साइड में लगेगा। और अगर यही दोनों बॉडीज, ठीक है, ये Q1 और वापस से अगर गैप r डिस्टेंस बनाता हूं और ये रखता हूं Q2, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक। कुछ बातें जो आपको जानना है वो ये जानना कि जो ये लॉ हम पढ़ रहे हैं वो लॉ लगता है स्टेशनरी चार्जेस के लिए। किसके लिए लगता है, स्टेशनरी, मतलब चार्जेस किसमें होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन में। पॉइंट नंबर 2 जो मैं अब आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है अगर इन बॉडीज की साइज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में अगर बहुत छोटी होती है तो इन दोनों चार्ज बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इफ द साइज ऑफ द बॉडीज इज मच स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देन दैट बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। मान लो मेरे पास ये दोनों मार्कर है, ठीक है। इन दोनों मार्कर्स की लेंथ लगभग कितनी होगी, 10-12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, पर 15 सेंटीमीटर मान लो। तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है मान लो Q1 और इसके ऊपर कोई चार्ज है मान लो Q2, तो या तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान लो 15 सेंटीमीटर, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मान लो मैंने कितनी मान ली, 15 सेंटीमीटर, तो अभी ये दोनों बॉडीज पॉइंट चार्जेस नहीं कहलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इनकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और मैंने इनके बीच की जो गैप है वो भी लगभग कितनी मान ली, 15 सेंटीमीटर। चाहे आप 20 सेंटीमीटर मान लो, चाहे 30 सेंटीमीटर भी क्यों ना मान लो, फिर भी ये बॉडीज अभी पॉइंट चार्जेस नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों मार्कर्स की अगर मैं डिस्टेंस कितनी कर देता हूं, मान लो 2 किलोमीटर दूर कर देता हूं, एक मार्कर को उधर रख देता हूं, एक मार्कर को उधर रख देता हूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कर देता हूं मैं, मान लो 2 किलोमीटर कर देता हूं। अब बताओ इनकी साइज हमने कितनी मानी थी, 15 सेंटीमीटर, और इनके बीच की गैप हमने कितनी मानी, 2 किलोमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 2 किलोमीटर तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। तब ये दोनों चार्ज बॉडीज, मतलब एक के ऊपर मैंने चार्ज माना था, तब दोनों ये जो चार्ज बॉडीज कैसी कहलाएंगी, पॉइंट चार्जेस। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए लगता है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए लगता है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। यहां तक की बात क्लियर है, बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मुझे इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखना हो तो मुझे उसकी डायरेक्शन तो मालूम है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम चार्जेस होंगे तो ये चार्ज इधर जाएगा तो डायरेक्शन तो पता चल गई, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस चार्ज के और इस चार्ज बॉडीज के ऊपर, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ये लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखो,
जो दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा वो सेम अमाउंट का लगेगा। जितना फोर्स Q2 के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स Q1 के ऊपर लगेगा। ठीक है, चाहे ये दोनों सेम टाइप के चार्ज हो, चाहे ये अलग अलग टाइप के चार्ज हो। और अगली इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर, जो फोर्स लगेगा वो इनकी जो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इस Q1 और Q2 को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग लगेगा। ठीक है, इन दोनों फोर्स की जो लगने की डायरेक्शन होगी, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स तो लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग लगेगा। तो क्या क्या बातें समझ में? कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्जेस के लिए लगेगा, पॉइंट नंबर 1। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, दोनों चार्जेस के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। और पॉइंट नंबर 4 कि जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें भी मैंने फोर्स इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगाया। और कूलम्स लॉ क्या कैलकुलेट करता है? कूलम्स लॉ क्या कैलकुलेट करता है? कूलम्स लॉ इन पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, डायरेक्शन तो आप अकल से निकाल लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बात। मैंने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन लिख दी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अपन ये मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, 1 कूलम का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। ठीक, तो जब इनके ऊपर 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है तो इनके ऊपर जो अभी मान लो फोर्स लग रहा है वो थोड़ी देर के लिए मान लो कितने न्यूटन का लग रहा है, x न्यूटन। ठीक है, इनके ऊपर फोर्स तो लग ही जाता है, बढ़िया बात है। तो उसका आंसर आप थोड़ी देर के लिए कितना मान लो कि इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स का आंसर है x। ठीक है, अब कूलम भाई साहब ने क्या बात देखी उसको थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने ये देखा कि जब इसके ऊपर चार्ज दोनों के ऊपर माना 1 कूलम, अब उन्होंने क्या करा, इस 1 कूलम को हटाकर इसके ऊपर चार्ज कितना रख दिया, 2 कूलम। ठीक, इस बॉडी के ऊपर चार्ज को क्या कर दिया, डबल। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जो अब फोर्स की वैल्यू है वो ओरिजिनल फोर्स की वैल्यू से 2 टाइम्स बढ़ गई। मतलब जैसे उन्होंने चार्ज को 1 से 2 करा तो फोर्स की वैल्यू भी 2 टाइम्स बढ़ गई। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, दोनों के ऊपर, क्योंकि फोर्स दोनों के ऊपर सेम अमाउंट का लगता है, तो दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ गई। अरे वाह, जैसे उन्होंने 1 से 2 करा। अच्छा, अब उन्होंने इस वाले 1 कूलम को भी क्या कर दिया, इस वाले 1 कूलम को भी क्या कर दिया, इस वाले 1 कूलम को भी 2 कूलम कर दिया। तो उन्होंने ये पाया कि अब जो फोर्स की वैल्यू आ रही, शुरुआत में जब 1 कूलम का चार्ज था तो फोर्स कितना लग रहा था, x। कितना लग रहा था, x न्यूटन का। जब दोनों के ऊपर 2 कूलम का चार्ज लग गया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, 4x। अरे वाह, तो उन्होंने ये बात कंक्लूड करी कि इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा आप Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे उसके प्रोडक्ट के टाइम्स फोर्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन इसको एक एग्जांपल फिर से समझते हैं। मान लो इसके ऊपर जब दोनों के ऊपर 1 कूलम का चार्ज था तो फोर्स कितना लग रहा था, x। मैंने इसको 1 से उठा के कितना कर दिया, 2। और थोड़ी देर के लिए मान लो इसको 1 से उठा के अब मैं कितना कर देता हूँ, 3 कूलम का कर देता हूँ। तो फोर्स बताओ कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 इंटू 2, 6 टाइम्स। जो नया फोर्स होगा वो ओरिजिनल फोर्स के 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, 3 इंटू 2 आर 6। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना। अभी जब स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये बात वापस से उसके अंदर आएगी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। बढ़िया। अब क्या करा उन्होंने, अब उन्होंने वैल्यू को फिक्स रहने दिया, जो दोनों जो चार्जेस थे उनको 1 कूलम का ही रहने दिया। ठीक है, नीचे डालेंगे, इसके ऊपर भी 1 कूलम माना, इसके ऊपर भी 1 कूलम माना। अब छेड़छाड़ करी उन्होंने डिस्टेंस के साथ। किसके साथ करी, डिस्टेंस के साथ। तो मान लो जब दोनों के ऊपर चार्ज था 1 कूलम का तो फोर्स कितना लग रहा था, x।
और मान लो शुरुआत में दूरी कितनी थी 1 मीटर, शुरुआत में दूरी कितनी थी 1 मीटर। अब उन्होंने ये देखा कि जैसे ही वो इस दूरी को क्या करते थे डबल, दोनों के ऊपर चार्ज था 1 कूलम, अब उन्होंने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल। तो उन्होंने एक बात देखी, जैसे ही उन्होंने डिस्टेंस को r = 1 मीटर से हटाकर जैसे ही 2 मीटर कर दिया, मान लो कितना हो गया 2 मीटर, तो उन्होंने ये बात देखी कि फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। सो फोर्स गेट्स डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो x/4। जब कोई चीज 4 टाइम्स डिक्रीज होगी तो 4 कहां जाएगा अपॉन, अरे वाह भैया। फिर उन्होंने क्या करा, डिस्टेंस को अब इस बार 3 मीटर कर दिया, पहले कितना करा 2 मीटर, अब 1 मीटर से उठा के कितनी कर दी 3 मीटर। तो उन्होंने ये बात देखी कि अब जो फोर्स लग रहा है, जैसे उन्होंने 3 मीटर डिस्टेंस करी तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स है वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया, ओरिजिनल फोर्स के 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, पहले 1 से डिस्टेंस करी थी 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो x/3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितने टाइम्स आप डिस्टेंस कर दोगे 1 से उठाकर 2, मतलब डिस्टेंस को आपने कितने टाइम्स चेंज कर दिया 2 टाइम्स। 1 से उठाकर अगर आपने डिस्टेंस कर दी 3 टाइम्स कर दी, 3 मीटर कर दी, मतलब डिस्टेंस में चेंज कितना कर दिया 3 टाइम्स। तो फोर्स जो है उस डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स, जो फोर्स है उस डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से उन्होंने कंक्लूड करा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दैट इज F is directly proportional to Q1 Q2, this is equation number 1, and inversely proportional to the square of the distance between them, and F is inversely proportional to 1 by r square, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। So on combining equation 1 and 2, so we will get equation 3, F is directly proportional to Q1 Q2 by r square, this is equation number 3. On removing the sign of proportionality, जैसे आप proportionality का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा that is called k, तो फॉर्मूला बन जाएगा k Q1 Q2 by r square, और फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। यहाँ पर k जो है वो कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k क्या कहलाता है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला k Q1 Q2 by r square, और इस k को हम लिखते हैं, k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। k जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये साइन आपके लिए नया आया होगा। दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब होता है गाइस, ध्यान से समझिएगा इसको। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब है, खैर बहुत ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसको सरल तरीके से बता देता हूं कि जो ये दोनों चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस कौन से मीडियम में रखें, कि ये एयर में रखें, कि इन दोनों चार्जेस को मैंने वाटर के अंदर रखा है, कि इन दोनों चार्जेस को मैंने केरोसिन के अंदर रखा है। मतलब इनके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखें। तो वो फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि इनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है किस मीडियम में, वो फैक्टर है ये एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन होता है ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ
two things, that is epsilon naught into ER, epsilon naught into ER। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा सा कठिन है पर इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन जो होता है वो दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर, और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इस ईआर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इस ईआर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो K इज इक्वल टू होता है 1/4πε, और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर के बराबर होती है। एप्सिलॉन को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, और ER इज इक्वल टू होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर ये चार्जेस मान लेते हैं अपन कि इफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन एयर, इफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन एयर, मान लो थोड़ी देर के लिए एयर में है या फिर वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम के अंदर है, तो ये जो वैल्यू है ER, ये अगर मान लो कुछ के ऊपर कभी न्यूमेरिकल आया तो दे रखी होगी, और अगर चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस ER की जो वैल्यू होगी वो मानना 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER? ER की वैल्यू होती है 1। कई जगह आपको रिलेटिव परमिटिविटी की जगह इस ER को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वर्ड फिर से आएगा, अभी आप इसको याद रखिए, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई जगह ER की जगह जो एक लेटर यूज करा गया होगा वो K यूज करा गया होगा, एक ही बात है, चाहे ER यूज करो चाहे K। तो अगर चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इस ER की वैल्यू होती है 1, रिलेटिव परमिटिविटी क्या मानी जाती है? 1। तो अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे एयर या फिर वैक्यूम के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू ER। ER की वैल्यू क्या रखोगे? 1। तो एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहां पर K की जगह क्या रखा जाएगा? 1/4πε0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब चार्जेस किसमें रखे हो? एयर में। किसमें रखे हो? एयर या फिर वैक्यूम में। और अगर यही चार्जेस अगर किसी और मीडियम में रखे गए होते तो फॉर्मूला क्या बन जाता? 1/4πε0 इनटू ER, जो भी उस रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की वो अपन रख देंगे, Q1 Q2/r²। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अब मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये पोर्शन रब कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का अपन कुछ बेसिक बात और देखते हैं। अब आपको दो इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12। 8.85 into 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होती है अभी थोड़ी देर से बताता हूं। और K की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, अगर K निकालना हो मुझे एयर के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4πε0, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये रही। जैसे ही मैं डालूंगा तो इसका आंसर आएगा 9 into 10⁻⁹। लेकिन ये आंसर काय के लिए है? एयर या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब मैं K की यूनिट निकालता हूं। देखो K की, सबसे पहले मैं K की यूनिट निकालता हूं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2/r²। तो बताओ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू हो जाएगा FR² में Q1 Q2। तो अगर मुझे K की यूनिट निकालनी हो तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, R इज द डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, Q इज द चार्ज की यूनिट कूलम,
तो कूलम इनटू कूलम इज कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बड़ी आसान सी बात, ठीक है। तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट ध्यान रखना, कभी कभार पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव के अंदर। और अगर एप्सिलॉन की यूनिट लिखनी हो तो हम जानते हैं के का फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन अगर इधर आएगा तो के इधर चला जाएगा, मतलब के की यूनिट का उल्टा, इसकी यूनिट का उल्टा करो, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और के की यूनिट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एयर या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, के की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था कूलम्स लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में